बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का मेरा टॉपिक, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं बहरिया टाउन की कॉस्टिंग के हवाले से एक सेकंड वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगा। तो आज हम बात करेंगे उसके इलाके के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में, और आने वाले 10, 20, 25, 30 सालों में वहाँ क्या उसकी डायनामिक्स चेंज होंगी उस एरिया की जहाँ BTK 2 लॉन्च हो रहा है। मैं अगेन BTK 2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी एक लॉजिक है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। मेरा नाम अमानुल्लाह पंजवानी है और मैं आज जो है एक बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है वो शो करूँगा आपके सामने बहरिया टाउन 2 के हवाले से। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी टच कर दें, इस तरह की वीडियो आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो बहरिया टाउन 2 जो है उसकी जो जुरिडिक्शन है वो जामशोरों में तो आती है। जामशोरों के साथ वहाँ एक दया बबरबंद है। दया बबरबंद जो है उसकी जुरिडिक्शन में वो आता है। आप ये दया की बबरबंद की अगर डिटेल्स लेने जाएँ तो sindzamin.gos.pk के ऊपर आपको उसका पूरा मैप मिल जाएगा, जो यहाँ भी बैकग्राउंड में आपका डिस्प्ले भी हो रहा है। तो बुनियादी तौर पर बबरबंद जो है वो डेफिनेटली ये जामशोरों में एग्जिस्ट करता है। मैं यहाँ आपको थोड़ी सी एक मिसाल देना चाहूँगा। बहुत से लोगों की ऑब्जर्वेशन है कि ये बहुत दूर है, BTK 1 से भी तकरीबन 30-35 किलोमीटर आगे है। अगर आप कराची से इसको कंपेरिजन करेंगे तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि यहाँ से दूर है। अगर आप हैदराबाद को लेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा लगेगा इसके अंदर, कि जिस तरह रावलपिंडी और इस्लामाबाद आज ट्विन सिटी कहलाते हैं और बिल्कुल एक साथ जुड़ गए हैं, और माजी में अगर आज 30-35 साल पहले चले जाएं तो एक अच्छा खासा डिस्टेंस था इन दोनों शहरों में। तो यहाँ अगर इस तनाजुर में मैं आपसे बात करूँ, कराची और हैदराबाद का जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा। और ये एक तरह से ये सारी चीज़ें, वहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च भी हो रहे हैं सुपर हाईवे पर, M9 पर। तो मैं समझता हूँ कि अगले आने वाले 30, 40, 50 सालों में जो है ये ट्विन सिटी हो जाएगा, कराची और हैदराबाद आपस में मिल जाएंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर उसको उस एंगल से इसको देखें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और हो सकता है मेगा ट्विन सिटी ये बन जाए, तो ये आपकी जो है ना वो लोकेशन इसकी मैटर करती है। एक और बात जो लीगली चीज़ डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ मैं, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें नोटिफिकेशंस आती हैं सरकार की तरफ से जो इसकी जुरिडिक्शन को, कराची की जुरिडिक्शन को बढ़ाती हैं। ये सरकार के ऊपर होता है। आपने देखा होगा माजी में जिस तरह जो टूल प्लाज़ा है ये पहले बहुत पहले था, कराची के करीब था, और एक उस वक्त में भी एक नोटिफिकेशन आया जिसकी बेस के ऊपर टूल प्लाज़ा को आगे ले जाया गया और बहरिया टाउन और DH सिटी कराची की हदूद में आ गए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोई नोटिफिकेशन ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए जिससे इसकी कराची की हदूद बढ़ जाए और ये BTK 2 और ये भी जो है वो कराची की हदूद में आ जाए। तो देखें, जब रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है तो ये बहुत लॉन्ग टर्म के ऊपर होता है। लोग आमतौर पर ये महसूस करते हैं कि फॉर्म ले लिया, फॉर्म की कीमत बढ़ गई और उसको बेच बाच के जो है ना वो फारिग हो गए। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। कभी भी आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें तो कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल की प्लानिंग करें, ख़ास तौर पर ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है वो प्लॉट्स या प्रॉपर्टी अवेलेबल हो। नोटिफिकेशन के साथ साथ एक और सरकार का प्रोसीजर होता है कि वो रेगुलराइजेशन की तरफ जाती है। रेगुलराइजेशन की टर्म जो है वो इस सेंस में इस्तेमाल होती है कि कोई भी ऐसी गैर कानूनी चीज़, गैर कानूनी ज़मीन जिसको अगर रेगुलराइज के प्रोसेस में कर दिया जाए नोटिफिकेशन, वो कानूनी हो जाती है। इसकी मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। बहुत सी जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जिसके अंदर प्लॉट्स होते हैं, मगर ये कि कॉर्नर के या कुछ ऐसे या एक्स्ट्रा ज़मीन इस्तेमाल में आ जाती है, तो वो एक आमतौर पर KDA का भी एक प्रोसेस है कि उस ज़मीन को रेगुलराइज कर दिया जाता है। उस प्लॉट के साथ जो एक्स्ट्रा लैंड है वो भी उसका पार्ट बन जाती है। तो ये जहन में रखें कि ऐसा नोटिफिकेशन, ऐसा लॉ जो है, एक्ट, अभी पिछले दिनों खबरें भी आई थी कि सिंध गवर्नमेंट एक ऐसा एक्ट पास कर रही है जिसकी बेस के ऊपर बहुत सी ऐसी गैर कानूनी जो पोर्शंस बने हुए हैं कराची में, हाई राइज बहुत सी बनी हुई हैं जो बहुत सारी वायलेशंस की हुई हैं, उनको कानूनी शक्ल देने के लिए इन सबको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। जब रेगुलराइजेशन हो जाएगी तो ये भी एक मसला हल हो जाएगा कि ये कराची की हदूद में आ सकता है, BTK 2 भी और उसके सराउंडिंग में जो भी सारी ज़मीनें हैं। एक और चीज़ मैं आपको ऐड करूँगा इसमें ख़ास तौर पर कि कराची का जो डायनामिक्स हैं, अगर इसको आप देखें तो
तो आप बताएं कि कहाँ यहाँ पर कराची में अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ मैं कुछ बात करूँगा आपसे कि कराची जो है इसकी एक्सपेंशन के चांसेस कहाँ पर है, इसको कहाँ एक्सटेंड किया जाएगा। जो एक स्टडी के मुताबिक एक दिन में कराची में 1000 लोग सेटल होने के लिए आते हैं अपने रोज़गार के लिए। तो और लोकल जो पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है ये अपनी जगह पर है अराउंड 3.5%। तो सब ये लोग कहाँ जाएंगे, यही वजह है कि कराची जो है वो हाई राइज की तरफ जा रहा है। वर्टिकली जो है वो ऊपर की तरफ बिल्डिंग्स बन रही हैं, पोर्शंस बन रहे हैं, गोठों में कब्जे हो रहे हैं, नाकला ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, कच्ची आबादियाँ बन रही हैं। तो अब कोई तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ मॉडर्न टाउन प्लानिंग हो। तो इस वक्त सबसे टॉप के ऊपर जो वो M9 है, N10 है, और फिर एक जो बलूचिस्तान की तरफ रास्ता जाता है, गवादर की तरफ रास्ता जाता है, वो एक जगहें बची हुई हैं। देखा जाए तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है M9 और इसकी सराउंडिंग की आबादियों की तरफ हो रहा है। तो कराची उसी तरफ फैल रहा है और गवर्नमेंट का भी फोकस वहीं पर है कि उस तरफ जाए, या फिर एक मलिर का इलाका ऐसा है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस वक्त कराची के तमाम बिल्डर्स का फोकस जो है वो मलिर का इलाका है या फिर M9 की जो सराउंडिंग में जो सारी स्कीमें हैं वहाँ पर है। तो कोई इसमें वो दो राय नहीं है कि यहाँ बहुत जल्द जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सेफ़ हो सकती हैं। यहाँ मैं और चीज़ जिक्र करूँगा, जैसे मिसाल के तौर पर अभी जो हमारा इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, जो एक परसेंटेज चल रही है हमारे इन्फ्लेशन की, कि जो एक मैं इसकी मिसाल इस तरह करूँगा, एक 100 रुपये का नोट है, आज से अगर 2 साल पहले चले जाएँ उसकी जो वर्थ थी और आज वो तकरीबन 20-25% जो है ना उसकी वैल्यू कम हो गई है। यानी वो 100 रुपये का नोट से मतलब आप जो है ना 75 रुपये की परचेजिंग कर रहे हैं। तो ये जो सालाना 20-25% तकरीबन जो इन्फ्लेशन रेट है ये हमारी करेंसी को डीवैल्यू कर रहा है। जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में इंस्टॉलमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी थोड़ा सा तस्वीर कीजिए कि जैसे अभी मैं मिसाल दूँ, बहरा टाउन 2 में इन्होंने 45 लाख रुपये का 125 गज का जो प्लॉट रखा है, ये जब 4 साल 5 साल बाद या इसको आप 10 साल पे ले जाएं तो 10 साल में इस 40-45 लाख की वर्थ क्या हो जाएगी, 20-25 लाख रुपए। तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं आपको एक और डिफरेंट एंगल से जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोई बहुत ज़्यादा महंगा सौदा नहीं है। इस वक्त बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। मगर एक चीज़ और आप देखें कि अगर कहीं प्राइस कम है, तो मैंने अपनी जैसे पिछली वीडियो में जो है वो आपसे कहा था कि अगर प्राइस कम है तो एक अलार्मिंग की सिचुएशन है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो M9 पर हैं मगर वो 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए में 120 गज का प्लॉट दे रहे हैं, जो मुमकिन ही नहीं है। ये मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, उसकी कॉस्टिंग जो है अगर पर एकड़ पे निकाले जाएँ तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये सस्ते के चक्कर में आप फिर एक धोखा का शिकार हो जाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा एहतियात करें। एक और बात, जो BTK2 की जो लोकेशन है और उसकी सराउंडिंग में जो और है वो इंडस्ट्रियल एरिया है। ऑलरेडी ये जो कहा जाता है कि नूरियाबाद बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया था और हुकूमत ने इस पर इंडस्ट्रीज़ कायम की थी, कुछ वहाँ सीमेंट की और 2-4 इंडस्ट्रीज़ और भी चल रही हैं। मगर चूँकि वहाँ सिक्योरिटी और सेफ्टी के मसाइल थे इसलिए वहाँ इंडस्ट्री नहीं बन पाई। अब चूँकि बहरिया ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंडस्ट्रियल जोन एक अलग से रखा हुआ है और इसकी ज़रूरत थी, इसकी नीड थी। जब वहाँ किसी भी प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में अगर कोई इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इंडस्ट्री लगती है तो डेफिनेटली वहाँ बिज़नेस भी आता है, कॉरपोरेट कंपनीज़ और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो भी आती हैं। तो ये मतलब अगर देखा जाए तो बहुत से लोग अगर ये सोच रहे हैं कि 2-4 साल 5 साल में जो है वो जंगल में मंगल हो जाएगा, तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहाँ आबादी होने में कम लगेगा। जैसे BTK1 की मिसाल है कि जितनी ज़मीन है इसके हिसाब से वहाँ अभी इतनी आबादकारी नहीं हुई। जहाँ तक डिस्टेंस की बात है कि शहर से दूर है, देखिए अभी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी कर रही है। जैसे मनीर एक्सप्रेस वे आपने देखा है, वो मनीर एक्सप्रेस वे बनना है जिससे बहुत सारा डिस्टेंस कम हो जाएगा। इसके अलावा एक और इन सब के दरमियान में से एक रोड और निकल रहा है जो नेशनल हाईवे को सुपर हाईवे को मिला रहा है, जो लिंक रोड है। ये उसके इलाके की डायनामिक्स को चेंज कर देगा। M9 इटसेल्फ कुछ भी जो है वो एक ऐसी शारा है जो पूरे फिर आप फीचर में देखें कि हैदराबाद से सक्कर तक का जो है वो मोटरवे जो है वो बनना शुरू हो चुका है। और ये फिर जो नेशनल कराची से पूरा पेशावर तक सफ़र जो है वो दिनों की बात नहीं होगी, चंद घंटों की बात होगी।
तो फ्यूचर में जो टेलीकम्युनिकेशन या मवासलाती जो ज़राओं से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उससे उस इलाके की डायनामिक्स चेंज हो जाएगी। तो मैं अगेन ये आपसे कहूँगा कि इसको आप अपने तौर पर भी रिसर्च इसकी करें। ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो अक्सर कमेंट में इनबॉक्स में लोगों ने मुझसे पूछे हैं, तो मैंने कहा इसके ऊपर मैं आपसे तफसीली बात करूँगा। इंशाल्लाह फिर अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया।